हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के बारे में अपन पढ़ चुके थे। एबायोजेनेसिस या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या होती है, इस थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और वो साइंटिस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के समर्थन में थे या फिर इसके विपक्ष में थे, इसके विरोध में थे, ये सारी चीज़ें अपन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या रोग का रोगाणु सिद्धांत। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा रोग का रोगाणु सिद्धांत या जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहा जाता है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या रोग का रोगाणु सिद्धांत। देखिए, जर्म थ्योरी का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर बीमारी, कोई भी पर्टिकुलर रोग या डिजीज जो है वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, किसी जर्म की वजह से होती है, किसी सूक्ष्म जीव की वजह से होती है। हालांकि पहले ये नहीं पता था, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, जब 16th सेंचुरी के अंदर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी करी, उसके बाद जैसे जैसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हुई, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो पाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम करते हैं, कैसे कोई बीमारी कोज करते हैं, ये सब चीज़ें उसके बाद ही डिस्कवर हो चुकी थी। ठीक है, तो लगभग 19th सेंचुरी के बाद, 19वीं शताब्दी के बाद सभी वैज्ञानिक ये मानने लगे कि कोई भी बीमारी, कोई भी रोग जो है, कोई भी डिजीज जो है वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में सभी साइंटिस्ट ये मानने लगे कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होती है। ठीक है, और इसी फैक्ट को बाद में ये थ्योरी नाम दिया गया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ये मानने लगे कि हाँ, जो पर्टिकुलर डिजीज होती है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, और बाद में इसी फैक्ट को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या रोग का रोगाणु सिद्धांत कहा गया। ठीक है, और ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा प्रपोज की गई। रॉबर्ट कोच। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है वो किसके द्वारा प्रपोज की गई? रॉबर्ट कोच ने ये थ्योरी या ये सिद्धांत जो है वो प्रपोज किया था। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर, किसी ह्यूमन के अंदर एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिजीज होती है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एगस्टिनोइड बासी। एगस्टिनोइड बासी, और इन्होंने सन 1836 में 1836 के अंदर सबसे पहले बताया कि जो सिल्क इंसेक्ट है, जो रेशम का कीट है, सिल्क इंसेक्ट जो रेशम कीट है, उसके अंदर एक फंजाई के द्वारा डिजीज कोज होती है, एक रोग उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, सिल्क इंसेक्ट के अंदर एक फंजाई है, उस फंजाई के द्वारा डिजीज उत्पन्न की जाती है, कोई रोग उत्पन्न किया जाता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? एगस्टिनोइड बासी ने 1836 के अंदर बताया था, 1836 के अंदर बताया था। ठीक है, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो रॉबर्ट कोच ने दी, ये तो लगभग इसके 40 साल बाद, 40 साल बाद का मतलब है लगभग 1876 के अंदर,
1876 के अंदर रॉबर्ट कोच ने ये बताया था कि कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, और इसके लिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रॉबर्ट कोच ने प्रपोज की। लेकिन उससे 40 साल पहले ही एक एगस्टिनोइड बासी नामक साइंटिस्ट ने सिल्क इंसेक्ट जो है, रेशम का जो कीट है, उसके अंदर एक फंजाई के द्वारा पर्टिकुलर रोग होता है, पर्टिकुलर डिजीज उत्पन्न होती है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एगस्टिनोइड बासी ने बताया था। ठीक है, फिर लगभग 40 साल बाद यानी कि 1876 के अंदर रॉबर्ट कोच ने पशुओं के अंदर, रॉबर्ट कोच ने 1876 के अंदर जो पशु हैं, एनिमल्स जो हैं जैसे गाय वगैरह, उनके अंदर एक डिजीज के बारे में बताया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1876 के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, और पशुओं में भी कौन सी डिजीज होती है? एक खुरपक्का डिजीज या एंथ्रेक्स डिजीज होती है। पशुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक डिजीज होती है जिसका नाम है खुरपक्का। ठीक है, ये खुरपक्का डिजीज, जिसे एंथ्रेक्स डिजीज भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है एंथ्रेक्स। तो खुरपक्का या एंथ्रेक्स डिजीज जो है, एंथ्रेक्स बीमारी जो है, वो किसी एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और वो बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का नाम है। तो पशुओं के अंदर एक डिजीज होती है खुरपक्का, जिसमें उनके जो पैर है उनमें सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटामिनेशन के कारण वो चल नहीं पाते, अच्छे से बैठ नहीं पाते। ऐसी डिजीज को खुरपक्का या एंथ्रेक्स डिजीज कहा जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस उस बैक्टीरिया का नाम है। और ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एक स्पोर प्रोड्यूसिंग रोड सैप बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? स्पोर प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला, स्पोर प्रोड्यूसिंग रोड सैप बैक्टीरिया है। ठीक है, इसकी शेप जो है वो कैसी होती है? छड़नुमा होती है, रोड सैप होती है। ठीक है, तो स्पोर या बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक छड़ाकार बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है वो पशुओं के अंदर खुरपक्का या एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। इसके बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। और कब बताया था? 1876 के अंदर बताया था, यानी कि एगस्टिनोइड बासी के लगभग 40 साल बाद रॉबर्ट कोच ने यह बताया कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती है, जैसे कि खुरपक्का या एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो एक बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होती है, और वो बैक्टीरिया एक स्पोर प्रोड्यूस करने वाला, एक बीजाणु उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है जो कि रोड सैप होता है। ठीक है, अब रॉबर्ट कोच ने ये कंफर्म करने के लिए कि एनिमल्स के अंदर ये डिजीज जो है वो इस बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से ही हो रही है, ये कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? भाई, जो बिल्कुल एकदम स्वस्थ पशु होंगे जिनके अंदर ये डिजीज नहीं है, उनके अंदर तो ये बैक्टीरिया नहीं मिलना चाहिए, और जिनके अंदर ये डिजीज हुई है उनके अंदर ये बैक्टीरिया मिलना चाहिए। तो जिन पशुओं के अंदर डिजीज हुई उनसे इन बैक्टीरिया को आइसोलेट किया इन्होंने। ठीक है, और बैक्टीरिया को आइसोलेट करके इन बैक्टीरिया को किसी स्वस्थ पशु के अंदर इंजेक्ट करवा दिया, और इन्होंने देखा कि जो स्वस्थ पशु है उसके अंदर भी कुछ समय बाद एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न हो गई। और इस बात से रॉबर्ट कोच ने यह कंफर्म किया कि हाँ, एंथ्रेक्स या खुरपक्का जो बीमारी है वो बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से ही हो रही है। ठीक है, जिस
पशु के अंदर ये डिजीज थी, उससे बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया और आइसोलेट करके इसी किसी स्वस्थ पशु के अंदर, किसी बिल्कुल एकदम जो हट्टा कट्टा पशु था, एनिमल था, गाय भैंस जो भी थी, उसके अंदर इंजेक्ट करवाया। तब इन्होंने देखा कि उस पशु के अंदर भी खुरपक्का रोग हो गया है। तो इससे कंफर्म हो गया कि हाँ, बैसिलस एंथ्रेसिस ही वो बैक्टीरिया है जो कि ये खुरपक्का या एंथ्रेक्स रोग फैला रहा है। ठीक है, और इसी के आधार पर रॉबर्ट कोच ने मनुष्य और पशुओं के अंदर एक ट्यूबरकल बैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसकी भी स्टडी करी और इन सब के आधार पर उन्होंने इस जर्म थ्योरी जो है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है, उसके कुछ पैरामीटर डिसाइड किए और उन पैरामीटर्स को कोच की अवधारणाएं या कोच पोस्टुलेट्स कहा गया। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, रॉबर्ट कोच ने इस बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया और इसके अलावा मनुष्य और पशुओं के अंदर एक और बैक्टीरिया है जो डिजीज कोज करता है, जिसका नाम है ट्यूबरकल, जिसका नाम क्या है, ट्यूबरकल बैसिलस। और ये ट्यूबरकल बैसिलस जो है, इस बैक्टीरिया और इस बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के आधार पर रॉबर्ट कोच ने इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की कुछ पैरामीटर डिसाइड किए कि एक किसी भी जर्म को या एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई पैथोजेनिक आप तभी कहेंगे या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक पर्टिकुलर डिजीज तभी होगी जब इसके अंदर ये कोच की जो अवधारणाएं हैं, कोच की जो पोस्टुलेट्स हैं, वो लागू होंगे। ठीक है, और उन्हीं को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के पैरामीटर्स माना गया। कुछ मापदंड इन्होंने निर्धारित कर दिए रॉबर्ट कोच ने कि ये यदि पैरामीटर फॉलो होते हैं, ये यदि पैरामीटर लागू होते हैं, तब तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये डिजीज जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुई है। और यदि ये पैरामीटर लागू नहीं होते, इसका मतलब वो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं हुई है। ठीक है, और उन पैरामीटर्स को क्या कहा गया, कोच पोस्टुलेट्स, कोच पोस्टुलेट्स या फिर कोच की अवधारणाएं, कोच की अवधारणाएं इन्हें कहा गया। ठीक है, कोच पोस्टुलेट्स या कोच की अवधारणाएं इन्हें कहा गया, जो कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के पैरामीटर भी होंगे। अब वो अवधारणाएं, वो कंसेप्ट या फिर वो पैरामीटर्स कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन करते हैं। टोटल 4 पैरामीटर थे, वो चारों पैरामीटर की बात अपन करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो रॉबर्ट कोच ने ये बताया कि जो डिजीज ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे कोई एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर वो कोई प्लांट हो, उस डिजीज ऑर्गेनिज्म के अंदर उस पर्टिकुलर पैथोजन की पहचान आपको करनी है। उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, उसकी पहचान करनी है। ठीक है, और उसी स्पीसीज का दूसरा जो स्वस्थ पादप या स्वस्थ जंतु या स्वस्थ मानव जो है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर डिजीज है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है, और जिसके अंदर डिजीज नहीं है उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। तभी आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज हो रही है। तो पहला पैरामीटर या पहली जो अवधारणा है, पहली जो पोस्टुलेट है, वो तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी प्योर कल्चर मीडिया में आपको आइसोलेट करना है। किसी शुद्ध संवर्धन माध्यम के अंदर आपको उस पैथोजन बैक्टीरिया को या पैथोजन वायरस को या फंजाई को पृथक करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट क्या होगी कि उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस, या ये कह सकते हैं कि उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें सारे आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, वायरस भी आ जाएगा, फंजाई भी आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा भी आ जाएगा।
ठीक है, ये प्रोटोजोआ भी आ जाएगा। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको कल्चर मीडिया के अंदर, और कल्चर मीडिया बिल्कुल प्योर होना चाहिए, उसके अंदर और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको उस कल्चर मीडिया के अंदर लेना है जिससे कि पर्टिकुलर डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, ये होगी सेकेंड पोस्टुलेट। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने कल्चर करवाया है, उस कल्चर करवाए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी स्वस्थ सजीव के अंदर जब आप उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आपने कल्चर करवाया है, उसको यदि किसी हेल्दी पर्सन के अंदर यदि आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी वो डिजीज हो जाती है, और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है, जिसको आपने कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करवाया और उसको किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या वो ह्यूमन हो, उसके अंदर जैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाया, एंटर करवाया, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर भी वो डिजीज हो गई। ठीक है, या उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर या उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर भी वो डिजीज हो गई, तो इससे कंफर्म हो गया कि हाँ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज हुई है। ठीक है, ये हो गई थर्ड पोस्टुलेट। फिर है आपकी फोर्थ पोस्टुलेट, चौथी अवधारणा। फोर्थ पोस्टुलेट या चौथी अवधारणा ये है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करवाया है जिससे उसके अंदर डिजीज हुई है, उसको आपको फिर से आइसोलेट करना है, फिर से आपको उनको क्या करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये चार पोस्टुलेट है, चार अवधारणाएं हैं, चार कंसेप्ट हैं जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ये चार ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिजीज कर रहा है। यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है, रोग का रोगाणु सिद्धांत, मतलब कोई भी रोग जो है वो किसी रोगाणु की वजह से होती है, कोई भी डिजीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये जो थ्योरी है इसके लिए चार पैरामीटर पर आपको खरे उतरना होगा। यदि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चारों पैरामीटर्स को कवर कर रहा है, इसका मतलब वो डिजीज कर रहा है, और यदि ये चारों पैरामीटर्स में से कोई भी एक पैरामीटर पर वो फेल हो गया, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिजीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा दी गई। कोच की जो पोस्टुलेट्स है, अवधारणाएं जो हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि सीधा कई बार जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से क्वेश्चन ना आकर कोच की अवधारणाएं या कोच पोस्टुलेट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम और बाकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी एक बार छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन एरा कौन सा है, या गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन सा है। ये क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में, तो उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का स्वर्ण काल, गोल्डन एज या गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन सा ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो 1879 से लेकर 1889, 1879 से लेकर 1889 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो काल है, समय जो है, उसे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म
पर स्टडी हुई थी। सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी और उन पर स्टडी जो है वो इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा हुई थी, इसलिए इसे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन सा है। 1879 से लेकर 1889 तक के इस 10 साल के टाइम ड्यूरेशन को गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर स्टडी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें, जितने भी जो जर्मन साइंटिस्ट हैं, जितने भी जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान ज़्यादातर बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी। अब जितने भी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया जो ह्यूमन के अंदर डिजीज करते हैं, जैसे आप बात कर लीजिए विब्रियो कॉलेरी की बात कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर लीजिए टाइफाइड वाले की, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की आप बात कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और भी आप बात कर लीजिए, चाहे वो टिटेनस की, साल्मोनेला टिटेनी की आप बात करते हैं। ठीक है, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन के अंदर पर्टिकुलर डिजीज कोज कर रहे हैं, इन सब बैक्टीरिया की डिस्कवरी जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान की थी। 1879 से 1889 के दौरान ही इन सब बैक्टीरिया की डिस्कवरी, चाहे वो विब्रियो कॉलेरी हो, चाहे टाइफी हो, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस हो या स्टेफाइलोकोकस हो, जो ह्यूमन के अंदर या फिर चूहे के अंदर जो डिजीज कोज करते हैं, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं, ये सारे बैक्टीरिया इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान डिस्कवर हुए थे। इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान इन पर सबसे ज़्यादा स्टडी हुई थी, इसीलिए इसे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये तो हो गई बैक्टीरिया की बात। कुछ वायरस जो हैं उनकी डिस्कवरी भी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही हुई थी, 1879 से लेकर 1889। जैसे दो साइंटिस्ट हैं, इवानोव्स्की और बेजेरिंग, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की थी। साइंटिस्ट के नाम क्या है? इवानोव्स्की एंड बेजेरिंग। तो इवानोव्स्की और बेजेरिंग नामक साइंटिस्ट ने भी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके बारे में आप सब जानते हैं, तंबाकू के अंदर डिजीज कोज करने वाला टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, उसकी डिस्कवरी इवानोव्स्की और बेजेरिंग ने इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान की थी। ठीक है, इसके अलावा दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है ट्वार्ट एंड डी हैरेली। साइंटिस्ट का नाम क्या है? ट्वार्ट एंड डी हैरेली। ट्वार्ट और डी हैरेली ने भी एक वायरस की ही डिस्कवरी की थी, जो कि है बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज, या जो जीवाणुभोजी वायरस है, जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने का काम करता है। इस बैक्टीरियोफेज वायरस की डिस्कवरी भी इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान ट्वार्ट और डी हैरेली नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसलिए इस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोल रहे हैं? गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइक्रोबायोलॉजी की, ह्यूमन के अंदर जितने भी डिजीज कोज करने वाले बैक्टीरिया हैं, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, विब्रियो कॉलेरी, टाइफी, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये सारे इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान डिस्कवर किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट, तंबाकू के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस करने वाला जो वायरस है, जो विषाणु है, उसकी डिस्कवरी भी इवानोव्स्की और बेजेरिंग ने इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान की। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी भी ट्वार्ट और डी हैरेली ने इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान की। इसीलिए इस टाइम ड्यूरेशन को, जो 1879 से 1889 का जो टाइम ड्यूरेशन है, 10 साल का जो टाइम है, इसे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन, जिसे आप पास्चुरेशन भी कहते हैं। किण्वन की बात अपन करते हैं। छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको एक पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन
या पाश्चुरीकरण क्या है? किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, किण्वन या फर्मेंटेशन की यदि अपन बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। लुईस पास्चर, और लुईस पास्चर जो है इनको मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्होंने ही किया है। इन्होंने क्या किया कि जो अल्कोहल वगैरह हैं, जो बियर वगैरह हैं, जो दारू है, बियर जिसे अपन बोलते हैं, या अल्कोहल जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट है, ऐसे जो सब्सटेंस हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटामिनेशन के कारण, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण वो जल्दी खराब हो जाती है। इसके लिए लुईस पास्चर ने क्या किया, इस अल्कोहलिक सब्सटेंस को बिल्कुल कम हीट के ऊपर लंबे समय तक गर्म करने की कोशिश की। ठीक है, कम हीट पर यानी कि कम तापमान पर लंबे टाइम तक गर्म किया इसे, और इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, और इस प्रकार उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा सकते हैं, लंबे टाइम तक उनको आप प्रिजर्व रख सकते हैं, जो अल्कोहलिक सब्सटेंस है उसको। और इसी प्रोसेस को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा गया। लेकिन इसके बारे में बताया किसने था? लुईस पास्चर ने बताया था, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, पास्चर ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, और आजकल ये टेक्निक बड़ी काम में आती है। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, दुग्ध उत्पाद जो हैं, वो लंबे टाइम तक बने रहें, या दूध की बात कर लीजिए, जैसे आप दूध आप सुबह लेते हैं वो शाम तक खराब ना हो, इसके लिए आप उसको सुबह गर्म करके रखते हैं ताकि वो शाम तक खराब ना हो। ये फर्मेंटेशन ही तो है। लुईस पास्चर ने भी तो यही किया था। आप हल्की आंच पर, लो हीट पर जब दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, जिससे दूध जो है वो आपका 1-2 दिन तक चल सकता है। और इसी प्रोसेस को तो अपन क्या बोल रहे हैं? पाश्चुराइजेशन या फिर फर्मेंटेशन या किण्वन बोल रहे हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में बताया किसने था? सबसे पहले लुईस पास्चर ने सबसे पहले बताया था। इसीलिए लुईस पास्चर के नाम के सम्मान में ही इसे पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, फर्मेंटेशन या किण्वन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात करते हैं वैक्सीन, और वैक्सीनेशन क्या होता है उसकी बात अपन करते हैं। वैक्सीन या वैक्सीनेशन क्या है उसकी चर्चा अपन करते हैं। वैक्सीन को हिंदी में अपन टीका बोलते हैं, टीका एवं टीकाकरण, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, टीका और टीकाकरण के बारे में अपन पढ़ते हैं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या होता है। देखिए, वैक्सीनेशन है क्या? वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर कोई वायरस हो या माइक्रोप्लाज्मा हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर डिजीज कर रहा है, तो जैसे ही वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमें बीमार कर देता है। लेकिन मान लीजिए उसी बैक्टीरिया का, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई हल्का रूप या ऐसा फॉर्म जो कि हमें डिजीज नहीं कर सकता, वो हमारी बॉडी के अंदर यदि एंटर करे तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हाँ जी, तो वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन की बात अपन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिजीज हो रही है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पर्टिकुलर डिजीज कर रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ऐसी फॉर्म को यदि बॉडी के अंदर एंटर करवा दें जिससे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लग जाए, ठीक है। और जैसे ही अब एक्चुअल में जो डिजीज कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडी हैं, ठीक है, और वो एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे जिससे हम उस पर्टिकुलर डिजीज से बच जाएंगे। ऐसा ही तो होता है वैक्सीनेशन के अंदर, ठीक है। वैक्सीनेशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट करवाए जाते हैं वो एक्चुअल में डेड ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, वो डेड मृत जो सूक्ष्म जीवी हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर डिजीज होती है, लेकिन वो डेड है इसलिए वो अपना इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लग जाएगा, उनके अगेंस्ट प्रतिजैविक पदार्थों का निर्माण करेगा। और जैसे ही फिर जो एक्चुअल जो डिजीज कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी हैं तो वो एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे, ठीक है। यही तो होता है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बताया था। सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बताया किसने था? एडवर्ड जेनर, ठीक है। किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में 1796 के अंदर 1796 के अंदर जब स्मॉल पॉक्स या फिर जिसे चेचक हिंदी में बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स या चेचक नामक महामारी जब पूरे विश्व के अंदर फैली हुई थी तो इस महामारी से मानव को बचाने के लिए ही एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का सुझाव दिया था। सबसे पहले वैक्सीन या वैक्सीनेशन के बारे में बताया किसने था? एडवर्ड जेनर ने ही। और वैक्सीन किसके अगेंस्ट बनाई थी इन्होंने? स्मॉल पॉक्स डिजीज कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाई थी? वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। कैसे बनाई थी? इन्होंने क्या देखा कि जैसा स्मॉल पॉक्स मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर स्मॉल पॉक्स डिजीज हो रही है, वैसे ही जो गाय है उस गाय के अंदर भी काउपॉक्स डिजीज होती है। कौन सी होती है? काउपॉक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है गोचेचक। एडवर्ड जेनर ने बताया कि जैसे स्मॉल पॉक्स ह्यूमन के अंदर डिजीज हो रही है, वैसी ही डिजीज जिसे काउपॉक्स या गोचेचक कहा जाता है, ये बीमारी गाय के अंदर होती है और सेम डिजीज है। इन्होंने क्या किया? एडवर्ड जेनर ने गाय के अंदर ये जब काउपॉक्स होता है तो गाय के शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं और उन दानों के अंदर लिक्विड भर जाता है, द्रव पदार्थ भर जाता है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया? उन दानों से उस लिक्विड सब्सटेंस को इंजेक्शन की सिरिंज के अंदर लिया और इंजेक्शन की सिरिंज के अंदर लेने के बाद किसी स्वस्थ मनुष्य को, किसी हेल्दी मनुष्य को, हेल्दी पर्सन को उस सिरिंज का जो लिक्विड है वो इंजेक्ट करवा दिया, ठीक है। अब एडवर्ड जेनर ने देखा कि जिस हेल्दी पर्सन के अंदर इस काउपॉक्स के जो छोटे छोटे दाने हैं वो दानों वाला लिक्विड एंटर करवाया है, उसके अंदर शुरुआत के अंदर थोड़ी सी हल्की सी बुखार होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें ऐसा देखा जाता है कि उस मनुष्य के अंदर ये स्मॉल पॉक्स डिजीज कभी फ्यूचर में होती ही नहीं है। ये जो चेचक बीमारी है वो उस मनुष्य के अंदर कभी फ्यूचर में नहीं होती और इसी को वैक्सीन का नाम दिया गया। यहाँ पर ये जो गोचेचक काउपॉक्स है, गाय के शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे दाने बने हैं, उन दानों के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, वो सूक्ष्म जीवी तो है, जिसकी वजह से ये स्मॉल पॉक्स या फिर काउपॉक्स डिजीज हो रही है। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर किया तो आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर लिया। आज आपके इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर लिया और अब वो एंटीबॉडी जैसे ही एक्चुअल वाला आपके पास
स्मॉल पॉक्स वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस है, वो एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे और आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। और इस प्रकार सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम जो है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। और कब किया था? 1796 के अंदर। स्मॉल पॉक्स डिजीज से मानव जाति को बचाने के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन का काम सबसे पहले किया था। और कैसे किया था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काऊ पॉक्स, गाय की जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने से होते हैं और उन दानों के अंदर लिक्विड भर जाता है। उस लिक्विड को इंजेक्शन के अंदर लिया और किसी हेल्दी पर्सन के अंदर उन्होंने इंजेक्ट करवा दिया। अब वो हेल्दी पर्सन जो है उसके अंदर फ्यूचर में कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। हालांकि शुरुआत के अंदर उसमें थोड़ी सी हल्की सी बुखार होती है, फीवर होती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, और इस प्रकार से वैक्सीन या वैक्सीनेशन के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने। और कब बताया था? 1796 के अंदर बताया था। ठीक है, इसके अलावा दो साइंटिस्ट और थे, एक है एमिल वॉन बोहरिंग, ठीक है, और एक है किटा साटो। दो साइंटिस्ट थे, एमिल वॉन बोहरिंग, ठीक है, एमिल वॉन बोहरिंग और किटा साटो। एमिल वॉन बोहरिंग और किटा साटो ने मनुष्य और पशुओं के अंदर बहुत से बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको खरगोश के अंदर, रैबिट के अंदर इंजेक्ट करवाया और रैबिट के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीन का काम किया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो डिजीज रैबिट के अंदर नहीं हुई। इस प्रकार वैक्सीन बनाने का काम किसने किया था? एमिल वॉन बोहरिंग ने भी और किटा साटो ने भी ऐसा काम किया था। ठीक है, इसके अलावा जो आजकल आप पढ़ते हो टाइफाइड जो है, टाइफाइड का जो वैक्सीन है वो भी इसी मेथड से तैयार किया गया है। टाइफाइड का जो वैक्सीन है वो भी किस मेथड से, जो अपन बता रहे हैं कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड है या फिर ऐसा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज नहीं कर सकता, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करवा कर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, और ये वैक्सीन या वैक्सीनेशन मेथड के द्वारा ही, जैसे टिटेनस है, टिटेनस का जो टीका है वो भी इसी प्रकार से तैयार किया गया है। टिटेनस के जो टीके लगते हैं ना, वैक्सीन जो लगती है वो भी इसी मेथड से तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इस मेथड से बहुत सारे वैक्सीन तैयार किए गए। इसके अलावा लुईस पास्चर जो है, इन्होंने बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत सारी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है। इन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो कि डेड हो चुके हैं या फिर ये कह सकते हैं कि इनएक्टिव हो चुके हैं। वो किसी प्रकार की डिजीज कोज हमारी बॉडी के अंदर नहीं कर सकते। हालांकि वो डिजीज कोज करने वाले बैक्टीरिया हैं लेकिन वो इनएक्टिव हो चुके हैं। हालांकि वो लिविंग है, जीवित है, लेकिन इनएक्टिव है, वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज नहीं कर सकते। ऐसे बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हमारे इम्यून सिस्टम ने कर लिया। अब जैसे ही उस बैक्टीरिया की रिलेटेड स्पीसीज हमारी बॉडी के अंदर आएंगी और जो डिजीज कोज करने वाली हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट पहले से ही क्या मौजूद होगी? एंटीबॉडी मौजूद होगी, और वो एंटीबॉडी उन बैक्टीरिया को खत्म कर देगी और इस प्रकार हम वो पर्टिकुलर डिजीज होने से बच जाएंगे। तो इस प्रकार वैक्सीन बैक्टीरिया के लिए भी बनाई गई है, वायरसेस के लिए भी बनाई गई है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस की यदि बात करें, उसके लिए जो वैक्सीन बनी है वो अलग अलग मेथड से बनी है, अलग अलग कंपनी की जो वैक्सीन है वो अलग अलग तरीक़ों से बनी है। लेकिन वैक्सीनेशन का एक बेसिक एस्पेक्ट यदि अपन देखें, एक मूल कंसेप्ट यदि अपन देखें तो वो यही है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज कर रहा है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स को, डेड पार्टिकल्स जो हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाकर या फिर इनएक्टिव पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाकर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना,
जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर ले, और एंटीबॉडी जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करेगा। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी और हम उस डिजीज के होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले दिया किसके द्वारा गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा ही दिया गया था, जिन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले बताने का काम किया था। कब किया था? 1796 के अंदर, जब स्मॉल पॉक्स या चेचक महामारी पूरे चरम पर थी, पूरे विश्व के अंदर चेचक महामारी फैली हुई थी। उस समय एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बताया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये अपना वैक्सीन और वैक्सीनेशन का एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने एक तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पढ़ी जो कि रॉबर्ट कॉच ने दी थी, जिसमें कॉच की पोस्टुलेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पास्चुराइजेशन के बारे में या फिर फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा और वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपना ये जो माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर जो अपना चल रहा है, जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे एक तो है एंटीबायोटिक का, ठीक है, एक है बायोसेंसिंग और एक है बायोफिल्म। ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। बायोसेंसिंग और बायोफिल्म थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट के रूप में उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन उनको डिस्कस करेंगे, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।